ओम बच्चों, मेरा नाम जितेश कुमार है। हम लोग सर्कुलर मोशन आज स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग पहले भी जानते हैं मैकेनिक्स। स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन। हमने कहा था इफ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन, अदरवाइज इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट वक्त के साथ और किसी ऑब्जर्वर यानी कि जिसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं और दूसरे की फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं मोशन में है, नहीं चेंज कर रहा है तो रेस्ट में है। और इसी रेस्ट एंड मोशन के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। फर्स्ट हमने मैकेनिक्स को भी क्लासिफाई किया था, आपको याद होगा, दो पार्ट्स में, काइनेमेटिक्स डायनामिक्स एंड तीसरा पार्ट था स्टैटिक्स। फर्दर हम लोग मैकेनिक्स की बात करते हैं तो रेस्ट एंड मोशन की बात करते हैं। और आप जानते हैं कोई बॉडी अगर रेस्ट में ही है तो उसकी अध्ययन थोड़ी सी अलग तरीके से होती है, या अभी आप कहें कि क्या अध्ययन करें, हम अपने लेवल पे तो कुछ ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, मोशन में बातें करेंगे। तो मोशन में है तो फर्दर मोशन को भी क्लासीफाई किया गया है, आप कह सकते हैं तीन पार्ट में। ट्रांसलेशनल मोशन कह सकते हैं, हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन कह सकते हैं, रोटेशनल मोशन कह सकते हैं, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन रोलिंग मोशन कह सकते हैं। हम लोग जानते हैं काइनेमेटिक्स हमने कहा था डील्स विद द ज्योमेट्री ऑफ मोशन, डायनामिक्स डील्स विद द कॉज ऑफ मोशन। यानी कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो दो पहलू हैं। एक पहलू, मान लीजिए कि कोई बाइक यहाँ 10 बजे चला और मोतिहारी 12 बजे या 1 बजे पहुंच गया, तो मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं कि इस दौरान उसका स्पीड क्या था। इवेंट है यहां से मोतिहारी गया। दूसरा, इस दौरान कितना वक्त लिया है, या इस दौरान उसका एक्सेलरेशन क्या था, है ना, या इस दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इस तरीके के सवालों को किया जाए, ठीक है। दूसरा बात यह हो सकता है कि बाइक चल कैसे रही है, कौन सा मैकेनिज्म हमने इस्तेमाल किया जो बाइक चल रही है, व्हील को ऐसा कौन सा पावर मिल रहा है कि वो रोटेट कर रही है कि नहीं, रोड से और उस टायर का क्या कनेक्शन है कि नहीं, क्या उसका स्पीड मेंटेन हो रहा है। ये अलग अलग बातें हो सकती है। तो एक पहलू तो ये कि बिना कॉज जाने हम उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे कि उसका स्पीड क्या है, टाइम क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। और दूसरा, कॉज की तलाश कर रहे थे, उसको डायनामिक्स में हमने अध्ययन किया। और इन्हीं दोनों को जो आप छोड़ देंगे, एक ऐसा भी आता है जब ना बॉडी मोशन में तो नहीं है लेकिन ढेर सारे फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे हैं और उसके अलग अलग इफेक्ट्स को, उसके डिफेक्ट्स को, डिफॉर्मेशन को भी हमें पढ़ना रहता है। और उस ब्रांच को हम लोग स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। मेनली जो इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर है, ब्रिजेज हो गए, रोड्स हो गए, घर हो गए, कैसे बनते हैं, इसकी मैकेनिज्म है वहाँ। फिर आते हैं फर्दर मोशन में भी हमने कहा था ट्रांसलेशनल मोशन। अगर कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है या कोई बॉडी ऐसे मूव कर रहा है कि उसके सभी पार्टिकल का लाइन ऑफ मोशन एक स्ट्रेट पाथ पे, या यू कैन से दैट कि पैरेलल हो, है कि नहीं, सर्कुलर नहीं हो, तो ट्रांसलेशन मोशन है। और सर्कुलर मोशन हो गए तो रोटेशनल मोशन हो गए। और इस दोनों का कॉम्बिनेशन हमने कहा था रोलिंग मोशन। ट्रांसलेशन मोशन यानी कि काइनेमेटिक्स, ट्रांसलेशन काइनेमेटिक्स हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ट्रांसलेशनल डायनामिक्स भी ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, यानी पार्टिकल डायनामिक्स, जहाँ पे लॉज ऑफ मोशन की बातें हम लोगों ने किया था, फ्रिक्शन की बातें किया था हम लोगों ने। नाउ मैकेनिक्स का दूसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, उसमें काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स दोनों देखेंगे। सर आपने हेडिंग दिया है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन कह रहे हैं, क्या ये कोई अलग टाइप का मोशन है? बिल्कुल नहीं बच्चों, ये रोटेशनल मोशन का ही एक स्पेशल केस है। सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन का ही एक स्पेशल केस है। रोटेशनल मोशन में आमतौर पे हम एक रिजिड स्ट्रक्चर यानी रिजिड बॉडी लेते हैं जिसके शेप एंड साइज को भी हम लोग कंसीडर करते हैं। लेकिन सर्कुलर मोशन में यह भी रोटेशनल मोशन ही है, लेकिन यहाँ पे एक पार्टिकल ऑब्जेक्ट लेंगे जिसकी शेप एंड साइज की मैक्सिमम टाइम हम व्याख्या नहीं करेंगे। अगर हम किसी कार की सर्कुलर टर्न की बातें करेंगे तो वहाँ पे कार का शेप एंड साइज नहीं लेंगे। किसी बाइक की सर्कुलर टर्न की बातें करेंगे तो वहाँ बाइक का शेप एंड साइज नहीं लेंगे। बाइक का शेप एंड साइज ले लेंगे तो वहाँ रोटेशनल मोशन मेन बातें आ जाएगी। एक स्पेशल केस है जब उसकी शेप एंड साइज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यानी इन कंपैरिजन विद द ट्रैक, इन कंपैरिजन विद द डायमेंशन ऑफ द ट्रैक, द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट
बहुत स्मॉल होगा, उस केस में हम उसको सर्कुलर मोशन में अध्ययन करते हैं। मैं अगर आपकी सर्कस की बात कर रहा हूँ कि कैसे डेथ वेल में वो बाइक को घुमाते हैं, कार को घुमाते हैं, तो वहाँ पे भी बाइक और कार का मैं शेप एंड साइज कंसिडर नहीं करूंगा, इसको हम लोग सर्कुलर मोशन में अध्ययन करेंगे। बस, तो सर्कुलर मोशन को आप कह सकते हैं इट इज एन स्पेशल केस ऑफ रोटेशनल मोशन। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, आप सर्कल जानते हैं, है कि नहीं? तो if a particle or body moves in a circular path or track, then it is said to be in circular motion. मैं इसलिए आपको इतना जस्टिफिकेशन दिया कि सर्कुलर मोशन कहने का मतलब, मैंने मैकेनिक्स जब स्टार्ट किया था उस टाइम क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन किया था, और बेसिकली 3 टाइप की मोशन की बातें हम लोगों ने किया था, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और रोलिंग मोशन। तो आप ये ना समझे कि सर एक नया वैरायटी ऑफ मोशन है क्या ये सर्कुलर मोशन, बिल्कुल ही नया वैरायटी नहीं है, रोटेशनल मोशन का ही एक स्पेशल केस है। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में ही हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था, 1 डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था, रिलेटिव मोशन पढ़ा था, 2 डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ा था, है कि नहीं? मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था। ये अलग अलग नाम है, लेकिन ये सभी ट्रांसलेशनल मोशन के ही स्पेशल केसेस थे। वैसे ही रोटेशनल मोशन के ही स्पेशल केस है सर्कुलर मोशन। हम कह सकते हैं कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार ट्रैक पे चल रहा है, रोड पे चल रहा है या पाथ पे चल रहा है, तो पार्टिकल का मोशन कहलाएगा सर्कुलर मोशन। इतनी ही बातें जस्ट आपको मैंने जस्टिफाई किया। नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेन पार्ट। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक एंगुलर पैरामीटर्स। यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन को भी हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे बच्चों। जैसे हर को सभी मोशन को 2 पहलू होता है, एक तो बिना कॉज जाने उसके इफेक्ट की बातें हम लोग करते हैं कि क्या क्या हो रहा है ऐसा होने से, और दूसरा उसकी कॉज की तलाश करते हैं। तो जब इफेक्ट की बात करते हैं, आप जानते हैं काइनेमेटिक्स की बातें करते हैं, तो आप काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। एंड दूसरा पार्ट है उसकी कॉज की, मोशन की कॉज की बातें करेंगे, तो आप इसको इसी को बोलेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ऑफ सर्कुलर मोशन। सो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में पहला हमारा टॉपिक रहेगा एंगुलर पैरामीटर्स। आपको याद होगा जब हमने मैकेनिक्स से स्टार्ट किया था, उस वक्त जब पहला टॉपिक था ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स। तो ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स में हमने कहा था ठीक है ये टॉपिक है, इन टॉपिक में हम किन चीजों के बारे में बातें करते हैं। हम जानते हैं कि फिजिक्स में जिन चीजों के बारे में बातें किया जाता है उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। यानी किसी भी फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए उससे एसोसिएटेड कुछ, उस फेनोमेनन से एसोसिएटेड कुछ पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी भी हमने कहा था, है ना। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में वहां पे जाना था, आगे क्लासिफिकेशन बहुत डिटेल में जाना था। तो किसी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक में जिस भी फेनोमेनन को हमें पढ़ना है, उस फेनोमेनन को किस पैरामीटर से एसोसिएट करके हमें पढ़ना है, उस पैरामीटर का अध्ययन करना पहले जरूरी हो जाता था। तो जैसे हमने ट्रांसलेशन काइनेमेटिक्स पढ़ा था, उसमें लीनियर पैरामीटर्स यानी कि ट्रांसलेशनल काइनेमेटिकल पैरामीटर्स हेडिंग दिया था हमने, और उस हेडिंग के तहत हमने आपको पढ़ाया था कि डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इंटरवल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, जर्क क्या होता है, और इन्हीं सभी क्वांटिटीज का एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज क्या होती है। अलग अलग बातें हमने पढ़ा था। जैसे हमने डायनेमिक्स स्टार्ट किया था, पार्टिकल डायनेमिक्स। तो पार्टिकल डायनेमिक्स में हमने देखा था वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, मास क्या होता है, फोर्स क्या होता है, अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में हमने अध्ययन किया। इंपल्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इन पैरामीटर्स का अध्ययन किया था। और पूरे टॉपिक में जिस भी फेनोमेनन को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, इन्हीं पैरामीटर के हेल्प से हम लोग कर रहे थे। वैसे ही सर्कुलर मोशन हो या रोटेशनल मोशन हो, रोटेशनल मोशन का स्पेशल केस है सर्कुलर मोशन। तो इसमें जितने भी फेनोमेनन का हमें अध्ययन करना है, जैसे मान लीजिए सर्कुलर मोशन में कैसे गाड़ियां टर्न होती है, कैसे किसी रोड पे लिमिट ऑफ द स्पीड बनाया जाता है कि यहाँ पे 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलना है, या कैसे किसी डेथ वेल में कोई वो जो कलाकार होते हैं, वो आर्टिस्ट होते हैं, कैसे वो बाइक को नचाते हैं, या कैसे डांसर्स हवा में जंप करते हैं, इस फेनोमेनन को बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है।
तो ये पढ़ना है तो किस पैरामीटर के हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में उस पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे जिसको हम हेडिंग दे रहे हैं एंगुलर पैरामीटर्स। एंगुलर पैरामीटर्स। तो आते हैं, सबसे पहले हम एक सर्कुलर ट्रैक ले लेते हैं। चलिए एक हमने सर्कुलर ट्रैक ले लिया, एक सर्कुलर ट्रैक ले लिया। आप जानते हैं मोशन का अध्ययन करने से पहले हमें चूज करना होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को ही फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ले लेते हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन है इसलिए हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेंगे। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 2 टाइप का था, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कह सकते थे जो कि स्टैटिक था। स्टैटिक ये भी हमने चर्चा किया था, पॉसिबल तो है नहीं दुनिया के सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, लेकिन हमने कहा था आपके लेवल पे यानी कि +2 लेवल के बच्चों के लिए कि वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अर्थ सरफेस से अटैच्ड हो माना जा सकता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। वैसा ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। हालांकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की भी चर्चा हम लोग करेंगे बहुत डिटेल में, है कि नहीं। या अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा उसको भी हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स, है कि नहीं। एक्सेलरेटेड फ्रेम्स की बातें भी आएगी और इसमें तो आना ही है, इसमें ना आने की सवाल ही नहीं है कि नहीं, वहां पे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं, उसका ओरिजिन इस सर्कुलर ट्रैक के ओरिजिन पे लगा लेते हैं। इधर हम लोग एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इधर हम लोग वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। और हम मानते हैं कि एक t बराबर 0 पार्टिकल यहाँ पे था, इस पॉइंट पे था। ये तो सर्कुलर ट्रैक है, और ऐसे मान लीजिए कि एक सेंस भी हम लोग ले लेते हैं किधर मूव कर रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। हम मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और एट t बराबर 0 उस मोमेंट को हम कहते हैं बच्चों जब से हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं मोशन का। आपको याद होगा t बराबर 0 डज नॉट मीन दैट द मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम दिस मोमेंट, it only mean that we start our analysis from this moment, है कि नहीं। जब से भी हम मोशन का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं उस मोमेंट को हम t बराबर 0 लेते हैं, यानी कि हम मानते हैं कि पार्टिकल a पे है और इस वक्त हम एनालिसिस शुरू कर रहे हैं। सर्टेन टाइम t के बाद यानी किसी टाइम t एट ए टाइम t के बाद यह पार्टिकल b पे पहुंच गया, यह पार्टिकल b पे पहुंच गया। यहां पे भी सेंटर से एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, ये पार्टिकल b पे पहुंच गया सर्टेन टाइम t पे, यानी कि आप कह सकते हैं टाइम इंटरवल की बातें करेंगे तो फाइनल टाइम t माइनस इनिशियल टाइम 0 दैट इज b पे पहुंच गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि a से b गया, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो आप ट्रांसलेशन काइनेमेटिक्स के नॉलेज से आप ये कह सकते हैं सर a से b एक स्ट्रिंग रखिए और इस स्ट्रिंग के लेंथ को द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल बाय द पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस, आप बता देंगे। मैं दूसरा सवाल करूं कि सर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट कहने से ही आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट जाता है कि नहीं। तो आप कहेंगे सर ये कौन सी बात है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो आप एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे a से b तक, मान लीजिए a से b तक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे और इस डिस्टेंस को आप मेजर कर लेंगे, बोलेंगे सर ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये तो आप बता देंगे। लेकिन यहाँ पे हम लीनियर पैरामीटर्स की बातें नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं एंगुलर पैरामीटर्स जिसके टर्म में। हालांकि ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे लीनियर पैरामीटर्स की बातें नहीं होगी, यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बातें होगी, लेकिन चूंकि सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पे एंगुलर पैरामीटर्स की बातें ज्यादा होगी। किसको बोलते हैं, तो चलिए तो पहला हम लोग डिफाइन करते हैं एंगुलर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट and angular distance angular displacement and angular distance। अब देखिए यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं। मान लीजिए कि इनिशियल पॉइंट यहाँ पे ए पे था पार्टिकल, सेंटर से यानी कि ओरिजिन से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए,
इस लाइन को हम लोग रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं, रेफरेंस लाइन बोलते हैं। हम कहते हैं ए से बी गया, बी पे भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए सेंटर से, तो ये ए से बी जाने में जो ए बी आर्क है, जितना एंगल सेंटर पे सबटेंड किया है, यानी एंगल ड्रॉन बाय दिस आर्क लेंथ ए बी, एंगल सबटेंड बाय दिस आर्क लेंथ ए बी ऑन द सेंटर, यानी कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल in moving circular track, the given circular track at the center is defined as angular displacement, यानी कि यह आर्क लेंथ द्वारा जो इस सेंटर पे एंगल सबटेंड हो, जिसको हम थीटा बोले, इसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग इसको बोलेंगे। आप इसको डेफिनेशन देना हो तो आप दे सकते हैं, एंगल सबटेंड बाय द लीनियर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट सेंटर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसी डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड ले लें आप, इसी डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड ले लें तो ये हो जाता है डिस्टेंस, ये हो जाता है डिस्टेंस, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हम इसको एंगुलर डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक, आप एक बात को यहाँ पे डिफरेंस समझिएगा, जिस तरह वहां लीनियर डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था, वहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जिस तरह वहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। वहां पे हम लीनियर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट शब्द का इस्तेमाल करते थे, डिस्टेंस शब्द का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वहां लीनियर हिडन था। जैसे हमें 3 लिखते हैं और -3 लिखते हैं, तो 3 लिखते समय हमें पता है कि यहाँ +3 है, प्लस बोले या ना बोले, वैसे ही वहां पे हिडन था, लीनियर था, यहाँ पे एंगुलर की बातें कर रहे हैं सिमिलर मैनर पे। एक और डिफरेंस मैं आपको वहां पे बताऊं तो वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल नहीं था, इक्वल था इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, बाकी सारे केसेस में अनइक्वल था, यानी कि डिस्टेंस बड़ा था डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन यहाँ एक फैक्ट आपको याद रखना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज एंगुलर डिस्टेंस के बराबर होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज एंगुलर डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि एक एंगल है और यहाँ कम और ज्यादा नहीं है। किसी भी बात से जाए, अगर आप वहां पे गए हैं तो इनिशियल रे वही है और फाइनल रे वही है, और दोनों के बीच का अमाउंट ऑफ रोटेशन वही है, और इसलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बातें नहीं चेंज हो रही है। आप डायरेक्शन कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होगा और डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होगा, है कि नहीं। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ दूसरा टॉपिक हम लोग बात करें यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। अब जब आप एंगुलर वेलोसिटी की बातें करेंगे तो 2 बातें करना पड़ेगा आपको याद होगा वेलोसिटी 2 तरीके की हम लोग डिफाइन करते थे वहां पे लिनियर में, कौन कौन सा, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वहां पे कह सकते हैं एवरेज लीनियर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वहां पे हिडन था, लेकिन यहाँ पे एंगुलर हिडन नहीं, एंगुलर तो मेंशन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 तरह की बातें कर सकते हैं, है कि नहीं। तो 2 तरह की बातें हम लोग करते हैं, है कि नहीं। तो पहले आप कहेंगे यहाँ पे एवरेज, सो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों इसको ओमेगा से हम लोग डिनोट करेंगे, दिस इज नॉट डब्ल्यू, ओमेगा ग्रीक सिंबल है ओमेगा, और यहाँ पे लगा देंगे एवरेज, क्योंकि वेलोसिटी है इसलिए वेक्टर साइन भी साइन होगा। जैसे वहां पे एवरेज वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे ही यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन होगा, एवरेज है तो एवरेज है तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी बट एवरेज। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस भी निकाल सकते हैं आप। सो इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी। आप इंस्टेंटेनियस, आपको याद होगा इंस्टेंटेनियस जब हम बातें करते थे तो एवरेज नहीं लिखते थे हम लोग, है ना, जस्ट ऐसे ही ओमेगा सिंबल ले लेते थे, जैसे वहां पे भी ले लेते थे। और जानते हैं इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी कोई अलग से तो नहीं कैलकुलेट होता है, एवरेज ही निकलता है। Average quantity calculated for very short time interval is defined as instantaneous and it gives the accurate value। इस बात पे हमने चर्चा पहले भी किया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे सेम निकालें डेल्टा थीटा, यानी कि टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बट हम लोग लगा दे लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0,
यानी कि एवरेज ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल इस केस में हम लोग कह देते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और आप जानते हैं न्यूटन की कैलकुलस की थियरी इसी बात को वो न्यूटन कह देता था डी थीटा अपॉन डी टी, दैट इज rate of change of angular displacement with respect to time is defined as angular velocity। मैं angular velocity इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं इंस्टेंटेनियस तो हिडन रहता है। हालांकि जिस तरह ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स में ये सिनेरियो था कि इंस्टेंटेनियस हिडन रहता था, यहाँ पे हमेशा आपको नहीं मिलेगा प्रॉब्लम्स में। आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि हमें एवरेज निकालना है कि इंस्टेंटेनियस निकालना पड़ेगा, आपको वहां पे थोड़ा सा तर्क लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो डी थीटा अपॉन डी टी, फिर से आप बातें करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा अपॉन डी टी एंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको हमें क्या देता है, एंगुलर वेलोसिटी देता है। दूसरे शब्दों में इसकी ग्राफिकल मीनिंग की बातें करेंगे, यानी कि ज्योमेट्रिक मीनिंग की बातें करेंगे, तो स्लोप ऑफ द कर्व एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम हमें क्या देता है, तो एंगुलर वेलोसिटी देता है। सेम में वहां पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहां पे डिस्टेंस, यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस, वहां पे एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, वहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। फिर यहां पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड। अब यहां पे भी दो तरह की बातें करेंगे, एंगुलर स्पीड की दो तरह की बातें करेंगे, एक तो एवरेज की बातें करेंगे एंड इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे। तो एवरेज एंगुलर स्पीड, अब जानते हैं यहां पे कुछ नहीं, एवरेज एंगुलर स्पीड है, जस्ट वही बातें हैं, मैग्नीट्यूड ले लेंगे किसका, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप ले लें और आप इसको कह सकते हैं एवरेज एंगुलर स्पीड, नथिंग एल्स। दूसरी बात यहां पे भी करेंगे, एवरेज नॉट एवरेज, इंस्टेंटेनियस बातें करेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर, इसकी जरूरत नहीं है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट याद रखिए, काम चल जाएगा। एवरेज इंस्टेंटेनियस की चर्चा तो हमने ऑलरेडी किया है, जस्ट मैं आपको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड की बातें करेंगे, तो यहां पे भी वही हो जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ले लेना है, रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड। आप चाहें तो इंस्टेंटेनियस को हाइड कर सकते हैं, बिकॉज ये बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिचुएशन के अनुसार हम लोग देखेंगे। सो हमने यहाँ पे अभी तक डिस्प्लेसमेंट देखा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, और इन दोनों के एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। आप जानते हैं जैसे वहां पे हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन की बातें कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन की बातें करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन की बातें करेंगे, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जब हम बातें करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि एंगुलर एक्सेलरेशन वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सो रेट। इसमें भी दो तरह की बातें आप करना चाहे तो कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है कि हर जगह कर सकते हैं। एवरेज, हालांकि इसमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, आप सिचुएशन से समझ जाएंगे। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे हम लोग, तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन का क्या डेफिनेशन था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वैसे ही यहाँ पे डेफिनेशन होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं अल्फा से, क्योंकि एक वेक्टर है तो वेक्टर और एवरेज ले रहे हैं तो एवरेज, यानी कि रेशियो ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी टू टाइम इंटरवल डिफाइंड एज एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका भी आप अगर निकालना चाहें एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस में आप जानते हैं सिंबल में एवरेज का हटा लेते हैं, सेम सिंबल ले जाता है, और इंस्टेंटेनियस में भी एवरेज ही निकालते हैं हम लोग बच्चों, लेकिन फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0,
डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। और आप जानते हैं इसी बात को न्यूटन ने एक नया सिंबल दे दिया, एक नए ऑपरेटर के टर्म में लिख दिया, दैट इज डिफरेंशियल ऑपरेटर के टर्म में डी ओमेगा अपॉन डी टी। और कह दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपल बातें हैं। जैसे वहां पे डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जहां से वहां पे डिस्टेंस था, यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस है। जैसे वहां पे वेलोसिटी था, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, जैसे वहां पे एक्सेलरेशन था, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है। स्पीड भी है और एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस अलग अलग बातें हैं, ये आपको समझना है। तो जिस तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन काइनेमेटिक्स में बातें करते थे बच्चों कि कोई बॉडी मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, सर्टेन टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, इन्हीं पैरामीटर्स के बारे में बातें कर रहे थे। वैसे ही सर्कुलर मोशन में भी हम लोग ऐसे ही बातें करेंगे कि कोई कार है और ये टर्न कर रहा है तो कितना स्पीड होना चाहिए, इतना स्पीड है तो स्लाइड करेगा, स्किड करेगा कि नहीं करेगा, कैसे, या इतना स्पीड से जाएगा तो सब डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करेगा, ये ट्रैक है तो क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए, इतने बड़े ट्रैक पे चलने के लिए कितने एक्सेलरेशन को मेंटेन करना चाहिए, चाहे या ये कह सकते हैं कि इतना बड़ा ट्रैक है कि नहीं, इससे और बड़ा ट्रैक करने के लिए कितना एक्सेलरेशन उसको इंक्रीज करना चाहिए। इस तरीके के सवालों का जवाब इसमें ढूंढेंगे, लेकिन उसमें फिर वही आएगा। इन पैरामीटर्स के मदद से ही हम उन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन टर्म्स के बारे में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए यहीं रुकेंगे हम लोग, आगे की बातें आगे अगली क्लास में।